दोस्तों 60 की एज हमेशा से रिटायरमेंट की एज मानी जाती है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस शख्स की बात करेंगे उन्होंने 60 की उम्र में लगभग 2000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी खड़ी कर दी। लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा भी आया था जब इनकी कंपनी पर 15 करोड़ रुपए का कर्ज भी हो गया था और इसको बंद करने की नौबत आ चुकी थी। लेकिन फिर कैसे दोस्तों इन्होंने कमबैक किया और कंपनी जो 1975 में केवल 3 लाख रुपए सालाना कमा रही थी, वही कंपनी 2024 के आते आते कैसे 2000 करोड़ रुपए कमाने लगी। दोस्तों आपको सीखने को मिलेंगे काफ़ी सारे बिजनेस लेसन आज की इस वीडियो से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी नॉलेजफुल वीडियोज़ लगातार मिलती रहें। दोस्तों ये सक्सेसफुल बिजनेस स्टोरी है कृष्णदास पॉल की। दोस्तों इनका जन्म कोलकाता के वर्धमान में हुआ था और इनके पिता का आज़ादी के बाद से ही डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा बिजनेस था, जो ये छोटी मोटी कंपनियों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। लेकिन दोस्तों ये 5 भाई थे और पांचों ही भाई अपने पिता के साथ उस बिजनेस को किया करते थे। तो इस तरह से 1975 तक सारे भाई मिलकर ही उस बिजनेस को किया करते थे। लेकिन उस बिजनेस में इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था, इसलिए सभी भाइयों ने अपना अलग अलग बिजनेस करने का सोचा और ये डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो बिजनेस था ये कृष्णदास पॉल के हिस्से में आ गया। लेकिन समस्या ये थी कि उस टाइम पर ये इस बिजनेस से केवल 3 लाख रुपए सालाना ही ये कमा पा रहे थे, यानी कि अगर मंथली आप देखें तो 20-25 हज़ार रुपये के आसपास ही कमा रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि अगर अपनी प्रॉफिट को बढ़ाना है तो अपनी सेल को भी बढ़ाना होगा। इसीलिए इन्होंने जो उस टाइम के बड़े ब्रांड थे उनके साथ मिलकर इस काम को करना शुरू किया। अब इन्होंने लगभग 25-26 साल तक लगातार डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, जिसमें बड़े बड़े ब्रांड थे डाबर, बॉर्नवीटा, कोलगेट, इन जैसे बड़े ब्रांड के साथ इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया, जिसमें इन्होंने अच्छा पैसा भी कमाया। लेकिन अब इनको लगा कि यार कब तक दूसरों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, क्यों ना अपना ऐसा खुद का कुछ ब्रांड बनाया जाए जिससे लोग हमारा माल डिस्ट्रीब्यूट करें। इसीलिए इन्होंने इन सब चीज़ों को बंद करके साल 2000 में, हालांकि इनकी उम्र उस समय तक 60 साल से भी ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन एक जज्बा था कि मुझको अपना ब्रांड बनाना है। इसलिए साल 2000 में इन्होंने SAJ फूड नाम की एक अपनी कंपनी बनाई। अब इन्होंने अपनी SAJ कंपनी तो शुरू कर दी थी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि भैया इसके लिए ब्रांड क्या बनाएंगे, क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा खासा अनुभव था और इनको पता था कि अगर हमारे प्रोडक्ट में दम होगा तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसीलिए इन्होंने उस समय पर अपनी बिस्किट कंपनी बनाने की सोची और अपना एक नया ब्रांड बिस्क फर्म के नाम से भी लॉन्च कर दिया, जिसमें हालांकि ये शुरुआत में शुगर फ्री बिस्किट बनाकर बेचना चाहते थे। लेकिन उस समय पर भारत में काफ़ी सारी कंपनियां थी, ब्रिटानिया, पार्ले, इस तरह की बड़ी कंपनियां थीं और इन्होंने एक गुगली नाम का बिस्कुट मार्केट में लॉन्च कर दिया। हालांकि वो बिस्कुट थोड़ा अलग तो था, लेकिन वो मार्केट में उतना सफल नहीं हो पाया जितने की ये उम्मीद कर रहे थे और इनका एक बड़ा ब्रांड बनाने वाला जो सपना था वो यहाँ पर टूट गया, क्योंकि इनका जो ये बिस्किट था ये पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ। लेकिन दोस्तों जब आपका कोई बिजनेस पूरी तरह से फ्लॉप होता है तो वो आपके लिए काफ़ी सारी मुसीबत भी लेकर आता है और इनके साथ भी सेम यही हुआ। 2004 तक कंपनी के ऊपर लगभग 15 करोड़ रुपए का कर्जा भी हो चुका था और इन्होंने पूरी तरह से सोच लिया था कि भैया हम इस कंपनी को बंद कर देंगे। अब कृष्णदास पॉल को समझ आ चुका था कि भैया अब क्या गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों सबसे सस्ते बिस्किट में अगर ये जाते तो वो था ग्लूकोज बिस्किट, और ग्लूकोज बिस्किट में पार्ले जी की अपने आप में बहुत अच्छी पकड़ है और बाकी जो सेगमेंट थे उनको टारगेट किया और साथ ही साथ अपने जो कोलकाता के लोकल जो टेस्ट था उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया और उसमें लगभग 7 तरह के अलग अलग तरीके के बिस्कुट इन्होंने तैयार किए जो लोकल लेवल के स्वाद के तौर पर बनाए गए थे। और उन 7 बिस्कुटों को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि एक तो वो लोगों के लोकल प्रोडक्ट थे और लोकल स्वाद भी उनमें काफ़ी अच्छा था। इसीलिए जो बड़े ब्रांड थे वो इस चीज़ को कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पर कृष्णदास पॉल ने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। इस तरह से फिर उनके जो ये बिस्किट की मार्केट थी ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो होने लगी, क्योंकि दोस्तों अगर वो किसी और प्रोडक्ट को बनाते तो शायद उतना सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि ब्रिटानिया, पार्ले जो ये बड़ी कंपनियां हैं ये ऑलरेडी हर तरह के प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए थी। तो इन्होंने कुछ अलग ट्राई किया जिससे लोगों को अलग यूनिक टेस्ट मिल सके, इसीलिए इनके प्रोडक्ट काफ़ी तेज़ी से लोगों के बीच पॉपुलर होने लगे और इनके बिस्किट की सेल इतनी बढ़ने लगी कि 2004 में इनका वो शुरू किया गया काम साल 2008 तक केवल 4 साल में ही लगभग 200 करोड़ रुपए की सेल भी करने लगा। इस तरह से कंपनी तेज़ी से ग्रो कर रही थी, बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था और जब बिजनेस बढ़ता है तो इंसान में खुद ही ये समझ आ जाती है कि उसको कैसे अपने बिजनेस को और भी तेज़ी से ग्रो करना है। इसलिए उन्होंने एक और सेगमेंट में उतरने का सोचा और वो था बेकरी सेगमेंट। और साल 2009 में उन्होंने जस्ट बेक्ड नाम का एक और अपना ब्रांड लॉन्च कर दिया, जिसके तहत वो चाय के साथ खाने वाले रस्क, बेकरी बिस्किट, केक, पेस्ट्री, इस तरह के जितने भी बेकरी प्रोडक्ट थे उन्होंने उस जस्ट बेक्ड जो ब्रांड था उसके तहत लॉन्च कर दिए।
लेकिन दोस्तों अब इनको अपने इस बिज़नेस का और भी ज़्यादा एक्सपेंशन करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि दोस्तों अगर ये केवल अपने उस लोकल एरिया में ही अपने बिस्किट्स को बेचते तो शायद एक बड़ा ब्रांड नहीं बन पाते। इसीलिए इन्होंने सोचा कि भैया अपने इस लोकल एरिया से निकलकर अब हमको और भी भारत की मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। इसीलिए उसके लिए सबसे पहले थी कि भैया प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की जिसमें भैया ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बना सके, और फिर इन्होंने साउथ की मार्केट को टारगेट किया और साउथ में इन्होंने लगभग 1700 डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक नेटवर्क बनाया जिससे कि भैया अपने प्रोडक्ट को ये साउथ की मार्केट में सेल कर सकें। साथ ही साथ उसमें अपने खुद के जो कोलकाता के लोकल प्रोडक्ट थे वो तो थे ही, साथ में जो साउथ के लोकल प्रोडक्ट थे जो वहाँ ज़्यादा चलते थे उनका स्वाद भी इन्होंने अपने उस प्रोडक्ट में डालना शुरू किया और वहाँ के लोकल के हिसाब से अपने जो प्रोडक्ट थे वो तैयार किए, जिससे वहाँ के लोकल लोगों ने उसको काफ़ी तेज़ी से कैप्चर करना शुरू किया। दोस्तों आज कंपनी के पास 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं जिनमें लगभग 2 लाख टन जो प्रोडक्ट हैं वो तैयार किए जाते हैं, और इसी के साथ कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू भी आता है। अगर कंपनी के 2021 की रेवेन्यू की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने लगभग 1240 करोड़ का रेवेन्यू हासिल किया था, जिसमें लगभग 104 करोड़ रुपये इनका प्रॉफिट था। 2022 के आते आते इनका ये जो कारोबार था ये लगभग 1400 करोड़ के आसपास पहुँच गया, और दोस्तों 2023 के आने तक इनका कारोबार लगभग 2100 करोड़ के ऊपर का भी हो चुका था, जिसमें अगर देखा जाए तो 200 करोड़ से ऊपर का इनका नेट प्रॉफिट था। तो इस तरह से कंपनी काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती गई। दोस्तों आज कंपनी के पोर्टफोलियो में 60 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट हैं जिनमें अलग अलग तरह के बिस्किट, अलग अलग तरह के बेकरी प्रोडक्ट हैं, जिससे कंपनी आज अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है, और कंपनी अपनी मार्केटिंग भी काफ़ी तेज़ी से कर रही है। कंपनी ने अपनी मार्केटिंग करने के लिए ऋतिक रोशन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और साल 2023 में इन्होंने सौरभ गांगुली को भी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे कंपनी अच्छे जो एड कैंपेन है वो चला रही है, जिससे कंपनी के रेवेन्यू पर भी असर पड़ रहा है और कंपनी की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से हो रही है। दोस्तों आज भारतीय बिस्किट मार्केट लगभग 65,000 करोड़ की है, जिसमें 40% हिस्सा बिस्क फर्म ने ही कब्जाया हुआ है, और आज भारत की ये चौथी सबसे बड़ी बिस्किट बनाने वाली कंपनी भी बनी हुई है। दोस्तों इसका कारोबार भारत ही नहीं बल्कि और भी पड़ोसी देशों में होता है, और भारत की मार्केट से भी कंपनी आज 50 करोड़ रुपए का रेवेन्यू हर साल जनरेट कर रही है। तो इस तरह से कभी केवल 3 लाख रुपए कमाने वाली कंपनी आज साल का 2000 करोड़ रुपए कमा रही है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपने राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।